वाह! 10,000 शब्दों में अकबर बीरबल की कहानी एक महाकाव्य की तरह होगी। यह एक साधारण किस्सा नहीं, बल्कि एक विस्तृत उपन्यासिका होगी जिसमें दरबार की राजनीति, मानवीय भावनाएं, दर्शन और बीरबल की असाधारण बुद्धि का गहरा चित्रण होगा। प्रस्तुत है यह विस्तृत कहानी। अकबर का महाप्रश्न और बीरबल की ज्ञान परीक्षा। प्रकरण 1, प्रश्न का उदय। आगरा के किले में दीवान-ए-कास की महफिल अपने पूरे शबाब पर थी। सुनहरी शाम की किरणें संगमरमर के खंभों से छनकर आ रही थीं और फर्श पर बिछे ईरानी कालीनों पर हीरे मोतियों की तरह चमक रही थीं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने मयूर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच और संतोष का मिलाजुला भाव था। हाल ही में गुजरात और बंगाल पर मिली शानदार विजयों ने मुगलिया सल्तनत की सीमाओं को समुद्र तक पहुंचा दिया था। खजाना लबालब भरा था, सेना अजेय मानी जाती थी और पूरे साम्राज्य में अमन चैन का माहौल था। अकबर ने अपने नवरत्नों पर एक नजर डाली। तानसेन के संगीत की अंतिम लहरें अभी अभी हवा में घुली थीं। अबुल फजल अपनी कलम से कुछ लिखने में व्यस्त थे और बाकी दरबारी शहंशाह के अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे। अकबर ने अपनी भारी, रौबदार आवाज में कहा, आज हमारा दिल बहुत प्रसन्न है। अल्लाह के करम से हमारी सल्तनत हर दिशा में फैल रही है। हमारी फौज की धाक ऐसी है कि दुश्मन नाम सुनकर कांप उठते हैं। हमारा खजाना इतना भरा है कि हम कई पीढ़ियों तक बिना कोई कर लगाए अपनी रियाया को पाल सकते हैं। और हमने जो न्याय की व्यवस्था बनाई है, उसकी मिसालें दी जाती हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है। सभी दरबारी एकदम सतर्क हो गए। शहंशाह का सवाल हमेशा किसी बड़ी बहस या किसी की परीक्षा का संकेत होता था। अकबर ने अपनी उंगली उठाते हुए पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि इस विशाल मुगलिया सल्तनत में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? मैं स्वयं यानी बादशाह? मेरी अजेय फौज? मेरा अथाह खजाना? या मेरा निष्पक्ष न्याय? सवाल हवा में एक भारी पत्थर की तरह तैर गया। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। इसका उत्तर शहंशाह की खुशामद भी कर सकता था और नाराजगी का कारण भी बन सकता था। एक पल की खामोशी के बाद दरबारियों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू की। सेनापति मान सिंह, जो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी जगह से उठे और अदब से झुककर बोले, जहांपनाह, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे शक्तिशाली आपकी फौज है। इसी फौज के दम पर आपने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है और सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित रखा है। बिना सेना के न तो खजाना सुरक्षित रह सकता है, न ही बादशाह का तख्त। उनके बैठते ही खजाना मंत्री टोडरमल ने कहा, गुस्ताखी माफ हो सेनापति जी, लेकिन फौज भी खजाने के बिना एक कदम नहीं चल सकती। सैनिकों के वेतन, घोड़ों के लिए दाना पानी और हथियारों की खरीद, यह सब दौलत से ही संभव है। खजाना सल्तनत का रक्त है, जिसके बिना शरीर निर्जीव हो जाएगा। इसलिए सबसे शक्तिशाली खजाना है। अब बारी एक चापलूस दरबारी की थी। उसने लल्लो चप्पो करते हुए कहा, आलीजा, यह कैसी बातें हो रही हैं? सबसे शक्तिशाली तो आप स्वयं हैं। आप ही तो इस सल्तनत के मालिक हैं। आपकी एक नजर से तख्त मिल सकता है और एक इशारे से गर्दन कट सकती है। फौज, खजाना, न्याय, यह सब तो आपके औजार हैं। असली शक्ति तो औजार चलाने वाले के हाथ में होती है। आप ही परम शक्तिशाली हैं। दरबार में वाह-वाह की आवाजें गूंज उठीं। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी संतुष्टि नहीं थी। उनकी नजर बीरबल को ढूंढ रही थी, जो हमेशा की तरह चुपचाप एक कोने में खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे।
और बीरबल, तुम चुप क्यों हो? अकबर ने पूछा। क्या तुम्हारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है? बीरबल आगे आए, झुके और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपके दरबारियों ने जो भी कहा वह अपनी अपनी जगह सच है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। यह सवाल इतना गहरा है कि इसका जवाब शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में छिपा है। अकबर की भौहें चढ़ गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो। हुजूर, बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 1 महीने का समय और कुछ अधिकार चाहिए होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि इन चारों में से असल में सबसे शक्तिशाली कौन है। अकबर को बीरबल की यह चुनौती पसंद आई। उन्हें पता था कि बीरबल कुछ असाधारण करने वाले हैं। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। तुम जो चाहो कर सकते हो। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम इस पहेली को कैसे सुलझाते हो। दरबार खत्म हो गया, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, बीरबल अब क्या करने वाले हैं? प्रकरण 2, बादशाह की शक्ति का प्रदर्शन। 1 हफ्ता बीत गया। बीरबल ने कुछ खास नहीं किया, जिससे दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई कि शायद बीरबल के पास कोई जवाब नहीं है और वह बस समय बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन बीरबल अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहांपनाह, महल के पीछे जो काली जमीन पड़ी है, वहां आप एक खूबसूरत बाग बनवाना चाहते थे। अब समय आ गया है। अकबर खुश हुए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि वहां दुनिया के सबसे नायाब फूल और पेड़ लगाए जाएं। तुम तुरंत काम शुरू करवाओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, उस जमीन के बीच में एक छोटा सा हिस्सा है जो एक बूढ़े किसान का है। उसका नाम है हीरालाल। वह जमीन उसकी पुश्तैनी है और वह उसे बेचने को तैयार नहीं है। अकबर ने लापरवाही से कहा, तो उसे मुहमांगी कीमत दे दो। सोने की अशर्फियों से उसकी झोपड़ी भर दो। बीरबल बोले, कोशिश की थी जहांपनाह, पर वह टस से मस नहीं हुआ। अकबर को गुस्सा आ गया। एक मामूली किसान की यह जुर्रत। वह शहंशाह हिंद के हुक्म को टाल रहा है। जाओ, उससे कहो कि यह बादशाह का हुक्म है। अगर वह नहीं माना तो हम जबरदस्ती जमीन ले लेंगे। बीरबल ने सिर झुका लिया और चले गए। अगले दिन अकबर खुद उस जगह का मुआयना करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि हीरालाल अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा हुक्का पी रहा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। अकबर ने अपने घोड़े से उतरकर कड़क आवाज में कहा, है किसान, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? हीरालाल ने धीरे से सिर उठाया। जानता हूं, आप हमारे बादशाह हैं। तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? यह जमीन मुझे चाहिए, अकबर ने कहा। हीरालाल खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, आप पूरी दुनिया के मालिक हैं, लेकिन यह जमीन का टुकड़ा मेरी दुनिया है। यही मेरे बाप दादा ने अपनी जिंदगी गुजारी, यही उनकी राख है। यह मेरे लिए सिर्फ जमीन नहीं, मेरी पहचान है। आप मुझे दौलत दे सकते हैं, लेकिन मेरे पुरखों की यादें नहीं दे सकते। मैं इसे नहीं बेच सकता। अकबर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मैं अभी अपने सिपाहियों को हुक्म दूं तो वे तुम्हें उठाकर फेंक देंगे और इस झोपड़ी को जमींदोज कर देंगे। हीरालाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। आप यह कर सकते हैं, जहांपनाह। आप मेरे शरीर को यहां से हटा सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। मेरी आत्मा इसी मिट्टी में बसी रहेगी। और जब लोग आपके खूबसूरत बाग को देखेंगे तो उन्हें फूलों के साथ एक बूढ़े किसान के आंसू भी नजर आएंगे।
अकबर एक पल के लिए सन्न रह गए। उन्होंने उस बूढ़े किसान की आंखों में एक अजीब सी शक्ति देखी, सिद्धांतों की शक्ति, अपनी जड़ों से जुड़े रहने की शक्ति। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनका शाही हुक्म, उनकी बादशाहत एक साधारण इंसान की आत्मा को झुकाने में असमर्थ थी। वह उसे मार सकते थे, लेकिन उसे अपनी मर्जी से झुका नहीं सकते थे। भारी मन से अकबर वापस महल लौट आए। शाम को बीरबल उनसे मिले। देखा जहांपनाह, बीरबल ने कहा, आप बादशाह हैं, आपके एक इशारे पर लाखों सिर झुक सकते हैं। लेकिन आपकी परम शक्ति भी एक अकेले सिद्धांतवादी इंसान के दृढ़ संकल्प के सामने कमजोर पड़ गई। बादशाह की शक्ति बहुत है, पर असीम नहीं। वह शरीरों पर राज कर सकती है, आत्माओं पर नहीं। अकबर को पहली बार अपनी शक्ति की सीमा का एहसास हुआ था। यह पहला सबक था। प्रकरण 3, खजाने की शक्ति की परीक्षा। दूसरा हफ्ता शुरू हुआ। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, अब खजाने की शक्ति को परखने का समय है। कुछ ही दिनों बाद आगरा के एक घनी आबादी वाले मोहल्ले में एक अजीब बीमारी फैल गई। लोग तेज बुखार और शरीर में दर्द से तड़पने लगे। शहर के बड़े बड़े हकीमों की दवाइयां बेअसर साबित हो रही थीं। रोजाना दर्जनों मौतें होने लगीं। अकबर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने टोडरमल को बुलाया और हुक्म दिया, खजाने का मुंह खोल दो। दुनिया के सबसे कीमती जड़ी बूटियां मंगवाओ, बेहतरीन हकीमों को सोने में तौल दो, बीमारों के लिए हर सुविधा का इंतजाम करो। पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। शाही खजाने से पैसा पानी की तरह बहने लगा। ईरान और अरब से जड़ी बूटियां आईं। हर बीमार के लिए अलग बिस्तर और सेवक का इंतजाम किया गया। लेकिन बीमारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग अब भी मर रहे थे। खजाना अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन जिंदगियों को खरीदने में नाकाम हो रहा था। अकबर की रातों की नींद हराम हो गई। एक शाम वह भेष बदलकर उस मोहल्ले में पहुंचे। उन्होंने लोगों की चीख पुकार सुनी, बच्चों को अनाथ होते देखा और अमीरों के घरों में भी मातम पसरा पाया। उनकी दौलत किसी काम नहीं आ रही थी। तभी बीरबल उनके पास पहुंचे। वह भी साधारण कपड़ों में थे। जहांपनाह, चलिए मेरे साथ। बीरबल अकबर को उस मोहल्ले के कुएं के पास ले गए। उन्होंने एक मशाल की रोशनी में कुएं का पानी दिखाया। पानी में एक अजीब सी गंध थी और वह हल्का गंदला लग रहा था। बीरबल ने समझाया, हुजूर, मैंने कुछ दिनों तक इस मोहल्ले पर नजर रखी। मैंने देखा कि जो लोग इस कुएं का पानी पी रहे हैं, सिर्फ वही बीमार पड़ रहे हैं। बीमारी की जड़ कोई रहस्यमयी हवा नहीं, बल्कि यह जहरीला पानी है। शायद कोई मरा हुआ जानवर इसमें गिर गया है। बीरबल ने तुरंत उस कुएं का इस्तेमाल बंद करवा दिया और लोगों के लिए साफ पानी के टैंकरों का इंतजाम किया। उन्होंने हकीमों को दवा बदलने की सलाह दी। कुछ ही दिनों में बीमारी का प्रकोप कम होने लगा और नई मौतें होनी बंद हो गईं। महल लौटकर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपने देखा, आपका अथाह खजाना भी लोगों को मौत के मुंह से नहीं निकाल पा रहा था। सोने की अशर्फियां जिंदगी का मोल नहीं चुका सकती। समस्या का समाधान दौलत में नहीं, बल्कि सही ज्ञान और एक छोटी सी सावधानी में छिपा था। खजाना सल्तनत को चला सकता है, महल बना सकता है, लेकिन वह न तो ज्ञान खरीद सकता है और न ही गई हुई जिंदगी वापस ला सकता है। इसलिए खजाना शक्तिशाली है, पर सर्वशक्तिमान नहीं। अकबर को दूसरा सबक भी मिल चुका था। उनकी दौलत की चमक आज उन्हें फीकी लग रही थी। प्रकरण 4, फौज की ताकत की सीमा। तीसरा हफ्ता आया। अब सेना की शक्ति की परीक्षा होनी थी। बीरबल ने आगरा के दो सबसे बड़े व्यापारी समुदायों, खत्री संघ और वैश्य मंडल के बीच एक छोटी सी चिंगारी को हवा दे दी।
यह चिंगारी एक व्यापारिक सौदे को लेकर हुई मामूली अनबन थी, लेकिन बीरबल ने अपने लोगों के जरिए ऐसी अफवाहें फैलाईं कि दोनों समुदाय एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगे। देखते ही देखते शहर का माहौल बिगड़ गया। दोनों समुदायों ने एक दूसरे से व्यापार बंद कर दिया। उनके बच्चे साथ खेलने से कतराने लगे। बाजार जो कभी चहल पहल से गुलजार रहता था, अब बंटा हुआ और तनावग्रस्त नजर आने लगा। शहर की आर्थिक व्यवस्था चरमराने लगी। अकबर ने जब यह देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने मान सिंह को बुलाया और कहा, यह क्या हो रहा है मेरी राजधानी में? जाओ, अपनी फौज की टुकड़ियां शहर में तैनात कर दो। जो भी दंगा फसाद या नफरत फैलाने की कोशिश करे, उसे सख्ती से कुचल दो। तलवार के डर से ही ये लोग सीधे होंगे। मान सिंह हुक्म मानने के लिए तैयार थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक दिया। ठहरिए जहांपनाह, बीरबल ने कहा। आपकी फौज दुश्मनों की गर्दनें काट सकती है, किले जीत सकती है, लेकिन वह लोगों के दिलों में भरे जहर को नहीं निकाल सकती। अगर आपने तलवार का इस्तेमाल किया तो नफरत की आग बुझने की बजाय और भड़क जाएगी। लोग डर से चुप हो जाएंगे, पर उनके दिल हमेशा के लिए फट जाएंगे। फौज बाहरी दुश्मनों के लिए है, अपने ही लोगों के मन में बसे दुश्मन के लिए नहीं। अकबर ने पूछा, तो फिर क्या किया जाए? बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों समुदायों के बच्चों के लिए एक बड़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। शुरू में बच्चे हिचकिचाए, लेकिन फिर खेल की भावना ने उन्हें एक कर दिया। उन्होंने दोनों समुदायों के बुजुर्गों को एक साथ बिठाकर पुरानी कहानियां और अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने व्यापारियों के सामने यह आंकड़े रखे कि इस आपसी लड़ाई से दोनों को कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा कदम उन्होंने यह उठाया कि शहर में एक बड़े लंगर का आयोजन किया, जहां दोनों समुदायों के लोगों को एक दूसरे को अपने हाथ से खाना परोसने की जिम्मेदारी दी गई। पहले दिन झिझक थी, दूसरे दिन औपचारिकता और तीसरे दिन तक पुरानी गर्मजोशी लौटने लगी थी। लोगों को एहसास हुआ कि उनकी पहचान एक दूसरे से लड़ने में नहीं, बल्कि साथ मिलकर आगरा शहर को बेहतर बनाने में है। एक हफ्ते के भीतर तनाव खत्म हो गया और बाजार में फिर से वही रौनक लौट आई। शाम को बीरबल अकबर के पास पहुंचे। जहांपनाह, आपकी 1 लाख की फौज जो काम तलवार से नहीं कर सकती थी, वह काम आपसी समझ, संवाद और सहिष्णुता की भावना ने कर दिखाया। फौज की शक्ति सीमाओं और दीवारों के भीतर कैद है। वह दिलों को नहीं जीत सकती। दिलों को जीतने के लिए प्यार और ज्ञान की जरूरत होती है। इसलिए फौज शक्तिशाली है, पर सर्वव्यापी नहीं। अकबर आज निशब्द थे। उन्होंने अपनी आंखों से अपनी सेना की सीमाओं को देख लिया था। प्रकरण 5, न्याय का तराजू और अंतिम उत्तर। अब आखिरी हफ्ता था। पूरे दरबार को और स्वयं अकबर को बेसब्री से इंतजार था कि बीरबल न्याय की शक्ति को कैसे प्रदर्शित करेंगे। बीरबल ने एक पुराने भूले बिसरे मुकदमे की फाइल दोबारा खुलवाई। यह मुकदमा एक करीब धोबिन रमीला का था। उसने शहर के एक बहुत ही अमीर और प्रभावशाली सेठ धनपत राय पर उसकी झोपड़ी और जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया था। धनपत राय न सिर्फ अमीर था, बल्कि उसके कई दरबारियों से भी अच्छे संबंध थे और वह शाही खजाने में बड़ी रकम दान करता था। पिछली सुनवाई में धनपत राय ने झूठे गवाह और जाली दस्तावेज पेश करके मुकदमा लगभग जीत लिया था। बेचारी रमीला के पास अपनी सच्चाई साबित करने का कोई तरीका नहीं था। बीरबल ने इस मुकदमे की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत लगाने की इजाजत मांगी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं बादशाह अकबर करेंगे। अदालत का दिन आया। दीवान-ए-कास खचाखच भरा था। एक तरफ घमंड से भरा धनपत राय अपने वकीलों और समर्थकों के साथ खड़ा था,
और दूसरी तरफ सहमी हुई अकेली रमीला खड़ी थी। कई दरबारियों ने अकबर को कान में सलाह दी, हुजूर, धनपत राय को नाराज करना सल्तनत के लिए ठीक नहीं होगा। वह हमारा बड़ा हितैषी है। एक मामूली धोबिन के लिए उससे बैर लेना बुद्धिमानी नहीं है। अकबर एक दुविधा में थे। एक तरफ खजाने का हितैषी था, दूसरी तरफ एक करीब की गुहा। यह उनकी न्यायप्रियता की असली परीक्षा थी। उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जिनकी आंखों में एक विश्वास था। मुकदमा शुरू हुआ। धनपत राय के वकील ने फिर से वही जाली दस्तावेज पेश किए। तभी बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत मिलने पर बीरबल ने धनपत राय से पूछा, सेठ जी, आप कहते हैं कि यह जमीन आपने 20 साल पहले खरीदी थी। क्या आपके पास खरीद के कोई गवाह हैं? सेठ ने तुरंत अपने 2 भाड़े के गवाह पेश कर दिए। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है, फिर वह रमीला की ओर मुड़े। रमीला, तुम कहती हो यह जमीन तुम्हारी पुश्तैनी है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? रमीला ने रोते हुए कहा, हुजूर, मेरे पास कागज नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ मेरे पुरखों की यादें हैं। उस जमीन में एक पुराना आम का पेड़ है, जिसे मेरे दादाजी ने लगाया था। धनपत राय हंसा। एक पेड़ कोई सबूत नहीं होता। बीरबल ने कहा, होता है सेठ जी। हर चीज की एक कहानी होती है। बीरबल ने अकबर से इजाजत लेकर अदालत को कुछ घंटों के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया और कहा कि वह सभी को उसी जमीन पर ले जाना चाहते हैं। सब लोग उस विवादित जमीन पर पहुंचे। वहां सचमुच एक बहुत पुराना और घना आम का पेड़ था। बीरबल ने अपने सिपाहियों को उस पेड़ के तने के पास एक खास जगह पर धीरे धीरे खोदने का आदेश दिया। धनपत राय का चेहरा पीला पड़ने लगा। कुछ देर खोदने के बाद सिपाहियों को एक छोटा धातु का संदूक मिला। बीरबल ने उसे खोला। उसके अंदर एक तांबे की प्लेट थी, जिस पर कुछ खुदा हुआ था। बीरबल ने उसे पढ़कर सुनाया, मैं गंगाराम, रमीला का दादा, आज इस आम के पौधे को लगा रहा हूं। यह पेड़ मेरे खानदान की निशानी रहेगा। जो भी इस पेड़ का फल खाएगा, वह मेरे परिवार को दुआ देगा। नीचे तारीख और साल भी लिखा हुआ था, जो लगभग 60 साल पुराना था। सबूत सूरज की तरह साफ था। धनपत राय के झूठ का पर्दाफाश हो चुका था। उसके भाड़े के गवाह भाग खड़े हुए। अकबर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने उसी वक्त फैसला सुनाया, सेठ धनपत राय को धोखाधड़ी और अदालत को गुमराह करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाए। उसकी आधी संपत्ति जब्त करके शाही खजाने में जमा की जाए और बची हुई आधी संपत्ति में से रमीला को मुआवजा दिया जाए। जमीन रमीला को तुरंत वापस सौंपी जाए। पूरे शहर में अकबर के न्याय का डंका बज गया। लोगों ने शहंशाह अकबर जिंदाबाद, अकबर का न्याय अमर रहे के नारे लगाए। करीबों को यह विश्वास हो गया कि इस सल्तनत में उनकी भी कोई सुनने वाला है। उस शाम जब अकबर और बीरबल महल की छत पर खड़े होकर जश्न मनाते शहर को देख रहे थे, बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब आपको आपके सवाल का जवाब मिला। अकबर चुप रहे। वह समझ रहे थे, पर बीरबल के मुंह से सुनना चाहते थे। बीरबल ने बोलना शुरू किया, हुजूर, आपकी शाही शक्ति एक किसान के सामने रुक गई। आपका खजाना एक बीमारी के सामने हार गया। आपकी फौज लोगों के दिलों में भरी नफरत को नहीं मिटा सकी। लेकिन बीरबल ने शहर की ओर इशारा करते हुए कहा, आपके एक न्यायपूर्ण फैसले ने क्या किया, वह देखिए। इसने लाखों दिलों को जीत लिया। इसने रियाया के मन में सल्तनत के लिए विश्वास और वफादारी भर दी। यही विश्वास है जो लोगों को आपका हुक्म मानने के लिए प्रेरित करेगा।
यही विश्वास है जो उन्हें खुशी खुशी शाही खजाने में कर देने के लिए तैयार करेगा। और यही विश्वास है जो जरूरत पड़ने पर इन आम लोगों को आपकी सल्तनत के लिए फौज बनकर लड़ने पर मजबूर कर देगा। बीरबल ने अपनी बात समाप्त की, इसलिए जहांपनाह, बादशाह, खजाना और फौज ये सब सल्तनत के मजबूत स्तंभ हैं। लेकिन इन तीनों स्तंभों को जो नींव एक साथ थामे रखती है वह न्याय है। अगर न्याय की नींव कमजोर हो जाए तो ये तीनों स्तंभ एक एक करके ढह जाएंगे। इसलिए आपकी सल्तनत में सबसे शक्तिशाली न तो आप हैं, न आपकी फौज, न आपका खजाना। सबसे शक्तिशाली है अकबर का न्याय। शहंशाह अकबर की आंखों में एक नई चमक थी। आज उन्हें अपनी सल्तनत की असली ताकत का पता चला था। वह शक्ति किसी व्यक्ति, हथियार या दौलत में नहीं, बल्कि उसूलों और इंसाफ में निहित थी। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुमने मुझे एक सच्चा बादशाह होने का मतलब समझाया है। उस दिन के बाद अकबर ने अपनी न्याय व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने पर ध्यान दिया और इतिहास ने उन्हें अकबर महान के नाम से सिर्फ उनकी विजयों के लिए नहीं, बल्कि उनके इंसाफ के लिए भी याद रखा। निश्चित रूप से पहली कहानी जहां समाप्त हुई वह एक नई शुरुआत थी। यह अगला भाग उस नई समझ के परिणामों और चुनौतियों पर केंद्रित है। शीर्षक, न्याय की परछाई। प्रकरण 1, न्याय का स्वर्ण युग। बीरबल के ज्ञान से प्रेरित होकर शहंशाह अकबर ने अपनी सल्तनत में न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता बना दिया। यह केवल एक शाही फरमान नहीं था, बल्कि एक आंदोलन बन गया। अकबर का न्याय अब महज एक कहावत नहीं, बल्कि एक जीवंत हकीकत थी। साम्राज्य के कोने कोने में काजी और न्यायाधीशों को सख्त हिदायत दी गई कि फैसला करते समय किसी के पद, दौलत या धर्म को न देखें, सिर्फ सच और सबूत को देखें। आगरा में एक न्याय की जंजीर लगाई गई, जिसे कोई भी फरियादी किसी भी समय खींचकर सीधे बादशाह तक अपनी आवाज पहुंचा सकता था। आम लोगों का सल्तनत पर भरोसा आसमान छूने लगा। व्यापारी बिना किसी डर के दूरदराज के इलाकों में व्यापार करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके साथ धोखा होने पर उन्हें इंसाफ मिलेगा। किसान मन लगाकर खेती करने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी जमीन पर कोई जमींदार अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा। साम्राज्य में अभूतपूर्व समृद्धि और शांति का दौर शुरू हो गया। खजाना पहले से कहीं ज्यादा तेजी से भरने लगा, क्योंकि ईमानदार व्यवस्था में लोग खुशी खुशी कर चुका रहे थे। सेना का मनोबल भी ऊंचा था, क्योंकि उन्हें पता था कि वे एक न्यायप्रिय बादशाह के लिए लड़ रहे हैं। अकबर अपने दीवान-ए-कास में बैठते तो उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि होती। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही कहा था। न्याय की नींव पर खड़ी सल्तनत ही असली मजबूत सल्तनत होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, रोशनी जितनी तेज होती है, परछाई भी उतनी ही गहरी होती है। जब व्यवस्था सीधी और ईमानदार हो जाती है, तो यह उन लोगों को सबसे ज्यादा चुभती है जो टेढ़े रास्तों पर चलने के आदी हैं। अकबर ने उनकी बात की गहराई को उस वक्त पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन यह भविष्यवाणी बहुत जल्द सच होने वाली थी। प्रकरण 2, अंधकार का संघ। सल्तनत में ऐसे कई प्रभावशाली लोग थे जिनके लिए यह नया न्याय का युग एक आपदा के समान था। वे भ्रष्ट दरबारी, बेईमान सेठ और ताकतवर जमींदार थे जो बरसों से व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपनी तिजोरियां भरते आए थे। उनके लिए न्याय एक बाधा था, ईमानदारी एक दुश्मन। चुपचाप अंधेरी रातों में इन लोगों ने एक गुप्त संगठन बनाया। उन्होंने इसे नाम दिया अंधकार का संघ। इसका मकसद अकबर के इस न्याय के आदर्श को जड़ से उखाड़ फेंकना था। वे जानते थे कि वे सीधे बादशाह से नहीं टकरा सकते, इसलिए उन्होंने एक कहीं ज्यादा खतरनाक योजना बनाई।
उनकी योजना बादशाह को नहीं बल्कि न्याय के विचार को ही खत्म करने की थी। इस संघ का सरगना था मीर कासिम, एक पुराना अमीर जो अपनी चालाकी और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसकी जागीर का एक बड़ा हिस्सा अकबर के नए भूमि सुधार कानूनों के तहत करीब किसानों को वापस मिल गया था और वह बदले की आग में जल रहा था। मीर कासिम ने अपने साथियों से कहा, हम अकबर की फौज से नहीं लड़ सकते, न ही उसके खजाने को लूट सकते हैं। हमें उसकी सबसे बड़ी ताकत पर हमला करना होगा, जो अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, उसका न्याय पर अंधा विश्वास। हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि उसका न्याय ही अन्याय लगने लगे। हम जनता के मन में यह जहर घोल देंगे कि अकबर का न्याय एक धोखा है। जब लोगों का विश्वास टूटेगा तो यह सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनकी योजना के 3 चरण थे। न्याय की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करना, न्याय के प्रतीक बीरबल को बदनाम करना, अंत में बादशाह के सामने एक ऐसी न्याय की पहेली रखना जिसे वह सुलझा ही न सके। प्रकरण 3, शक के बीज। संघ ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने राजधानी के आसपास के गांवों में अनाज की जमाखोरी शुरू कर दी। कुछ ही हफ्तों में बाजारों से गेहूं और चावल गायब होने लगा और कीमतें आसमान छूने लगीं। करीब जनता भूख से तड़पने लगी। अकबर ने तुरंत जांच के आदेश दिए, लेकिन संघ ने इतनी सफाई से काम किया था कि कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने अपने ही कुछ छोटे मोटे व्यापारियों को पकड़वा दिया, जबकि असली जमाखोर पर्दे के पीछे छिपे रहे। अब संघ के एजेंटों ने जनता के बीच अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। देखा, बादशाह के न्याय का क्या हुआ। जब पेट भरने की बारी आई तो सारा इंसाफ धता रह गया। यह न्याय सिर्फ अमीरों के लिए है। लोगों के मन में शक का पहला बीज बोया जा चुका था। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा निशाना साधा। महल में एक बहुत ही हुनरमंद नगीना बनाने वाले करीम उस्ताद को निशाना बनाया गया। मीर कासिम ने जाली पत्र तैयार करवाए जिनमें यह दिखाया गया कि करीम उस्ताद पड़ोसी दुश्मन राज्य के लिए जासूसी कर रहा है। ये पत्र इस तरह रखे गए कि वे आसानी से सिपाहियों को मिल जाएं। करीम उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ सबूत जाली पत्र मजबूत लग रहे थे। अकबर परेशान थे। करीम बेगुनाह लग रहा था, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सबूतों के आधार पर फैसला होना था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस मामले में साजिश की बू आ रही है। दाल में कुछ काला है। बीरबल ने अपनी तरफ से जांच शुरू की, लेकिन मीर कासिम बहुत होशियार था। उसने सारे निशान मिटा दिए थे। दरबार में दबाव बढ़ने लगा कि जासूस को सजा दी जाए। अकबर एक अजीब कशमकश में फंस गए। अगर वह करीम को सजा देते तो शायद एक बेगुनाह मारा जाता। अगर वह उसे छोड़ देते तो उन पर न्याय की अनदेखी करने और एक जासूस को बचाने का आरोप लगता। इसी बीच मीर कासिम ने अपना तीसरा और सबसे खतरनाक दाव खेला। उसने बीरबल को निशाना बनाया। एक रात उसने चुपके से बीरबल के शयनकक्ष में सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली रखवा दी। अगली सुबह उसने दरबार में यह आरोप लगाया कि बीरबल ने करीम उस्ताद को बचाने के लिए एक अमीर व्यापारी से रिश्वत ली है। जब बीरबल के कमरे की तलाशी ली गई तो अशर्फियों की थैली बरामद हुई। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल, जो ईमानदारी और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थे, उन पर रिश्वत का आरोप। बीरबल जानते थे कि उन्हें फंसाया गया है, लेकिन उनके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। अकबर का दिल टूट गया। उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था, लेकिन परिस्थितियां और सबूत उनके खिलाफ थे। अपने न्याय के सिद्धांत से बंधे हुए भारी मन से अकबर को एक फैसला लेना पड़ा।
जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, बीरबल को उनके सभी पदों से बर्खास्त किया जाता है और महल में उनके आने पर पाबंदी लगाई जाती है। मीर कासिम और उसके संघ के लिए यह एक बड़ी जीत थी। उन्होंने न्याय के सबसे बड़े पैरोकार को ही न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया था। शहर में अफवाहें और तेज हो गईं। जिस सल्तनत का सबसे बड़ा सलाहकार ही बेईमान हो, वहां आम आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा। प्रकरण 4, धर्म संकट। बीरबल के जाने से अकबर अकेले पड़ गए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी एक बांह कट गई हो। और इसी अकेलेपन में मीर कासिम ने अपना अंतिम और सबसे घातक वार किया। उसने यमुना नदी के किनारे बसे दो समुदायों के बीच विवाद खड़ा कर दिया। एक तरफ थे मल्लाह, जो सदियों से नदी में मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। दूसरी तरफ थे किसान, जो नदी से कुछ दूर खेती करते थे और सिंचाई के लिए पानी पर निर्भर थे। मीर कासिम के एजेंटों ने किसानों को भड़काया, अगर तुम नदी पर एक छोटा बांध बना लो तो तुम्हारे खेतों को साल भर पानी मिलेगा और फसल 3 गुना हो जाएगी। यह तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा हक है। किसानों ने मिलकर एक कच्चा बांध बना लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि नदी का बहाव नीचे की ओर बहुत कम हो गया। मल्लाहों की नावें किनारे पर अटक गईं और मछलियां मरने लगीं। उनका सदियों पुराना पेशा एक झटके में तबाह हो गया। गुस्साए मल्लाह हथियारों से लैस होकर किसानों के गांव की ओर चल पड़े। किसान भी अपनी फसल और बांध की रक्षा के लिए तैयार हो गए। एक खूनी संघर्ष की स्थिति बन गई। मामला बादशाह अकबर के सामने पेश हुआ। यह एक ऐसा धर्म संकट था जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। अगर अकबर किसानों के पक्ष में फैसला देते तो यह मल्लाहों के साथ घोर अन्याय होता, जिनकी पीढ़ियों की आजीविका छीन ली गई थी। लोग कहते, बादशाह को सिर्फ अपनी जमीन और अनाज की फिक्र है, करीब मल्लाहों की नहीं। अगर वह मल्लाहों के पक्ष में फैसला देते और बांध तोड़ने का हुक्म देते तो यह उन किसानों के साथ अन्याय होता जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी फसल बचाने का इंतजाम किया था। लोग कहते, बादशाह को तरक्की पसंद नहीं, वह किसानों को भूखा मारना चाहते हैं। मीर कासिम दरबार में मौजूद था और मन ही मन हंस रहा था। उसने अकबर को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया था जहां हर रास्ता न्याय की हार की ओर जाता था। उसे यकीन था कि आज अकबर के न्याय का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। अकबर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उनका सिर चकरा रहा था। उनका अपना बनाया हुआ आदर्श आज उन्हें ही चुनौती दे रहा था। वह रात भर सो नहीं सके। उन्हें बीरबल की बहुत याद आई। प्रकरण 5, परछाई से लड़ाई और न्याय का सच्चा अर्थ। उधर बीरबल महल से दूर एक आम नागरिक की तरह रह रहे थे, लेकिन उनकी नजरें सल्तनत पर थीं। उन्होंने अनाज की कमी, करीम उस्ताद के मामले और अब इस किसान मल्लाह विवाद के बीच एक पैटर्न देखा। उन्हें समझ आ गया कि यह सब कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। भेष बदलकर उन्होंने अपनी जांच शुरू की। वह उन छोटे व्यापारियों से मिले जिन्हें अनाज की जमाखोरी के लिए पकड़ा गया था। उन्होंने उस बाजार की जांच की जहां से करीम उस्ताद के खिलाफ जाली पत्र बनाने की स्याही खरीदी गई थी। उन्होंने किसानों और मल्लाहों को भड़काने वाले अजनबियों का पता लगाया। धीरे धीरे सारे धागे एक ही जगह जाकर जुड़ रहे थे, मीर कासिम और उसका अंधकार का संघ। जब अकबर अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहे थे, तभी एक संतरी ने आकर उन्हें एक गुप्त पत्र दिया। यह बीरबल का था। पत्र में लिखा था, आलमपनाह, आप एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, जबकि असली लड़ाई उस सवाल के पीछे छिपे साजिशकर्ता से है। समस्या किसानों या मल्लाहों में नहीं, बल्कि उस हाथ में है जो दोनों को लड़ा रहा है। कभी कभी न्याय सिर्फ हाँ या नहीं में फैसला देना नहीं होता,
बल्कि एक तीसरा रास्ता निकालना होता है जो दोनों को स्वीकार्य हो। परछाई से लड़ने के लिए पहले रोशनी पैदा करने वाले को पकड़ना पड़ता है। पत्र के साथ मीर कासिम के खिलाफ कुछ शुरुआती सबूत भी थे। अकबर की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समस्या के लक्षणों से लड़ रहे थे, जड़ से नहीं। अगले दिन अकबर ने एक विशाल दरबार लगाया। किसान और मल्लाह दोनों समुदाय वहां मौजूद थे, एक दूसरे को घूर रहे थे। मीर कासिम और उसके साथी भी अपनी जीत का तमाशा देखने के लिए मौजूद थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और बोले, हमने दोनों पक्षों को सुना। यह सल्तनत की जिम्मेदारी है कि किसान की फसल भी लहलहाए और मल्लाह की नाव भी चले। फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शाही खजाने से एक नहर खोदी जाएगी जो सीधे नदी के ऊपरी हिस्से से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाएगी। इस नहर का सारा खर्च सल्तनत उठाएगी। इससे किसानों को बांध बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नदी का बहाव भी बना रहेगा। जब तक नहर नहीं बन जाती तब तक शाही अन्न भंडार से किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी और मल्लाहों को मुआवजा दिया जाएगा। यह एक ऐसा समाधान था जिसने दोनों पक्षों को जीत का एहसास कराया। लड़ने के बजाय वे अब एक साथ मिलकर सल्तनत की एक बड़ी परियोजना का हिस्सा बनने वाले थे। लोगों ने शहंशाह अकबर की जय के नारे लगाए। मीर कासिम का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन अकबर अभी रुके नहीं थे। उन्होंने अपने सिपाहियों को इशारा किया। बीरबल दरबार में दाखिल हुए, अपने पुराने पद और सम्मान के साथ। बीरबल ने एक एक करके अंधकार के संघ की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने जमाखोरी, करीम उस्ताद को फंसाने और बीरबल के खिलाफ साजिश के सारे सबूत पेश किए। मीर कासिम और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। अकबर गरजते हुए बोले, तुम लोगों ने सिर्फ सल्तनत से गद्दारी नहीं की, तुमने न्याय के विचार से गद्दारी की है। इसकी सजा मौत से भी बदतर होगी। मीर कासिम और उसके संघ को गिरफ्तार कर लिया गया। उस शाम अकबर और बीरबल फिर से महल की छत पर खड़े थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैंने एक और सबक सीखा। न्याय को स्थापित करना एक बात है, लेकिन उसे हर रोज साजिशों और चुनौतियों से बचाकर रखना कहीं ज्यादा मुश्किल है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, न्याय कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। यह एक चमकती हुई तलवार की तरह है जिसे हर रोज साफ करना पड़ता है, वरना उस पर स्वार्थ और भ्रष्टाचार की जंग लग जाती है। आज आपने सिर्फ एक विवाद नहीं सुलझाया, आपने सल्तनत को यह सिखाया है कि सच्चा न्याय दंड देने में नहीं, बल्कि समाधान खोजने और दिलों को जोड़ने में है। अकबर ने गहरी सांस ली। उनकी सल्तनत एक बड़ी परीक्षा से गुजरी थी, लेकिन इस परीक्षा ने न्याय की लौ को बुझाने की बजाय और भी प्रज्वलित कर दिया था। और इस लौ की रोशनी में मुगलिया सल्तनत का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्ज्वल दिखाई दे रहा था। वाह! आप इस कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। पिछला भाग जहां न्याय को बचाने की लड़ाई पर खत्म हुआ था, यह अगला भाग न्याय के एक और भी सूक्ष्म और दार्शनिक पहलू को छूता है, न्याय और दया के बीच का संतुलन। शीर्षक, न्याय का हृदय। प्रकरण 1, आदर्श राज्य की दुविधा। अंधकार के संघ के पतन के बाद सल्तनत में शांति और विश्वास की एक नई लहर दौड़ गई। अकबर के न्याय की ख्याति अब सरहदों के पार तक पहुंच चुकी थी। दूसरे राज्यों के लोग भी अपनी अनसुलझी पहेलियां और मुश्किल मुकदमे लेकर आगरा आने लगे। अकबर का दरबार अब सिर्फ एक शाही महफिल नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय न्याय का मंदिर बन गया था। शहंशाह ने इस व्यवस्था को और भी कुशल बनाने के लिए न्याय मंत्रालय का गठन किया, जिसका प्रमुख बीरबल को बनाया गया। कानून लिखे गए,
प्रक्रियाएं तय की गईं और हर फैसले को रिकॉर्ड किया जाने लगा ताकि भविष्य में वे मिसाल बन सकें। ऐसा लगने लगा मानो एक आदर्श राज्य, एक यूटोपिया साकार हो रहा था। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे जैसे न्याय की व्यवस्था कठोर और कानूनाधारित होती गई, उसमें से मानवीय संवेदनाएं कम होने लगीं। न्यायाधीश अब सिर्फ कानून की किताब देखते थे, फरियादी की आंखों में छुपी मजबूरी नहीं। एक चोर को हाथ काटने की सजा मिलती थी, यह देखे बिना कि उसने चोरी भूख से तड़पते अपने बच्चे के लिए की थी या लालच में। एक कर्जदार को जेल भेजा जाता था, यह जाने बिना कि उसकी फसल सूखे की भेंट चढ़ गई थी। न्याय हो रहा था, पर वह ठंडा और निर्मम था। उसमें आत्मा नहीं थी, सिर्फ अक्षर थे। यह बदलाव धीरे धीरे हो रहा था और इसे सबसे पहले बीरबल ने महसूस किया। वह देखते थे कि लोग अब न्याय की जंजीर खींचने से डरने लगे थे। उन्हें डर था कि उनकी एक छोटी सी गलती की सजा उन्हें बहुत बड़ी मिलेगी। न्याय का मंदिर अब एक ऐसी जगह बन रहा था जहां लोग डरते डरते आते थे, उम्मीद लेकर नहीं। बीरबल ने अकबर से अपनी चिंता जाहिर की। जहां पनाह, हमारी न्याय की तलवार इतनी पैनी हो गई है कि वह अब धागे को भी उसी ताकत से काट रही है जिससे वह जंजीर को काटती है। न्याय जब अंधा हो जाता है तो वह इंसाफ के बजाय कहर बरसाने लगता है। अकबर, जो अपनी बनाई हुई आदर्श व्यवस्था की सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे, इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर हम अपवाद बनाने लगेंगे तो व्यवस्था फिर से कमजोर हो जाएगी। दया दिखाने से अपराधियों का हौसला बढ़ता है। बीरबल जानते थे कि यह बहस शब्दों से नहीं जीती जा सकती, इसे भी अनुभव से ही दिखाना होगा। और उन्होंने इंतजार किया, एक सही मौके का। प्रकरण 2, बुढ़िया का संदूक। मौका जल्द ही मिला। एक दिन शाही खजाने के कुछ सिपाही एक बेहद बूढ़ी औरत को पकड़कर लाए। उसका नाम था ज़ोहराबी। वह इतनी बूढ़ी थी कि उसकी कमर झुक गई थी, चेहरे पर 1000 झुर्रियां थीं और आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी। उस पर एक संगीन इल्जाम था, शाही संपत्ति की चोरी। मामला यह था कि यमुना किनारे, जहां शाही बाग बनाने के लिए जमीन साफ की जा रही थी, वहां जमीन के नीचे से एक छोटा पुराना संदूक मिला। संदूक में मुगलिया सल्तनत की शुरुआती दौर की कुछ दुर्लभ मोहरें थीं। ज़ोहराबी का घर पास में ही था और उसे वह संदूक उठाते हुए कुछ मजदूरों ने देख लिया था। जब उसे पकड़ा गया तो उसने संदूक देने से साफ इनकार कर दिया। वह बस एक ही रट लगाए हुए थी, यह मेरा है, यह मेरे अब्बा की अमानत है। मुकदमा अकबर के सामने पेश हुआ। खजाना मंत्री टोडरमल ने दलील दी, आलमपनाह, ये मोहरे शाही संपत्ति हैं। इनका मिलना सल्तनत के लिए एक बड़ी खोज है। इस औरत ने शाही खजाने की चोरी की है और उसे सौंपने से इनकार कर रही है। कानून के अनुसार यह एक गंभीर अपराध है और इसकी सजा बहुत सख्त होनी चाहिए ताकि कोई और ऐसी हिम्मत न कर सके। अकबर ने ज़ोहराबी की तरफ देखा। वह कांप रही थी, लेकिन उसकी पकड़ संदूक पर बहुत मजबूत थी। ए बुढ़िया, तुम यह संदूक हमें क्यों नहीं दे देती? यह सल्तनत का है, अकबर ने थोड़ी नरमी से पूछा। ज़ोहराबी ने अपनी धुंधली आंखों से बादशाह को देखने की कोशिश की और बोली, नहीं बादशाह सलामत। यह सल्तनत का नहीं, यह मेरे अब्बा की यादों का खजाना है। आप मेरी जान ले लीजिए, पर यह संदूक नहीं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। एक बूढ़ी औरत की ऐसी जिद। सब उसे लालची या पागल समझ रहे थे। अकबर दुविधा में थे। कानून साफ था। जमीन शाही थी, इसलिए उस पर मिली हर चीज शाही संपत्ति थी।
जोहरा भी कानूनी तौर पर दोषी थी। अपनी बनाई व्यवस्था के अनुसार उन्हें उसे दंड देना था और संदूक जब्त करना था। लेकिन उनके दिल का कोई कोना कह रहा था कि कुछ तो है जो आंखों से नहीं दिख रहा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत खड़े थे। प्रकरण 3, कहानी के पीछे की कहानी। बीरबल आगे आए और जोहरा बी के पास जाकर जमीन पर बैठ गए। उन्होंने बहुत ही नरम आवाज में पूछा, अम्मा, मैं जानता हूं यह संदूक तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। क्या तुम मुझे इसकी कहानी बताओगी? मैं बादशाह से वादा करता हूं कि तुम्हारी कहानी सुने बिना कोई फैसला नहीं होगा। शायद बीरबल की आवाज की नरमी ने जादू कर दिया। जोहरा बी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर सिर्फ कुछ पुरानी मोहरें नहीं थीं। उनके साथ कुछ सूखे हुए फूल, एक बच्चे का टूटा हुआ खिलौना और एक छोटा सा कत था। उसने कत बीरबल को दिया। बीरबल ने उसे पढ़ना शुरू किया। वह कत जोहरा के पिता रहमत खान ने लिखा था, जो शहंशाह हुमायूं की फौज में एक मामूली सिपाही थे। उन्होंने लिखा था, मेरी प्यारी बेटी जोहरा, जब तुम यह कत पढ़ रही होगी, मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगा। हम शेरशाह सूरी से जंग हार गए हैं और शहंशाह हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ रहा है। मैं भी उनके साथ जा रहा हूं। यह कुछ मोहरें हैं जो मुझे मेरी बहादुरी के लिए इनाम में मिली थीं। मैं इन्हें यहीं जमीन में दबा रहा हूं, इस उम्मीद में कि एक दिन हम वापस लौटेंगे। अगर मैं न लौटूं तो यह तुम्हारी हैं। यह सिर्फ मोहरें नहीं हैं, यह मेरे उस सपने की निशानी है कि एक दिन मुगलिया सल्तनत फिर से इस सरजमी पर लौटेगी। इन्हें संभाल कर रखना। यह मेरी वफादारी और तुम्हारी विरासत है। तुम्हारा अब्बा, रहमत खान। कत सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वह संदूक अब सिर्फ एक चोरी का माल नहीं था। वह इतिहास का एक टुकड़ा था, एक सिपाही की वफादारी का सबूत था और एक बेटी के लिए उसके पिता की आखिरी निशानी थी। वे मोहरें कानूनी तौर पर सल्तनत की हो सकती थीं, लेकिन भावनात्मक और नैतिक रूप से वे जोहरा बी की थीं। प्रकरण 4, न्याय और दया का संगम। अकबर अपनी गद्दी से उतर आए। उनकी आंखों में भी नमी थी। वह जोहरा बी के पास गए और उसके सिर पर हाथ रखा। अम्मा, उन्होंने कहा, यह संदूक तुम्हारा है। तुम्हारे पिता जैसे वफादार सिपाहियों की कुर्बानियों पर ही आज यह मुगलिया सल्तनत दोबारा खड़ी है। हम तुम्हारी अमानत तुमसे कैसे छीन सकते हैं? उन्होंने टोडरमल की ओर मुड़कर कहा, कानून इंसानों के लिए बना है, इंसान कानून के लिए नहीं। अगर हमारा कानून एक वफादार सिपाही की विरासत का सम्मान नहीं कर सकता, तो वह कानून अधूरा है। फिर उन्होंने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाया। ये मोहरें जोहरा बी की ही रहेंगी, लेकिन इनकी ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए शाही खजाना इन मोहरों को जोहरा बी से खरीदेगा और इनकी कीमत सोने में नहीं बल्कि सम्मान में चुकाई जाएगी। जोहरा बी को जीवन भर शाही पेंशन दी जाएगी और उनके पिता रहमत खान का नाम शाही वफादारों की सूची में इज्जत के साथ शामिल किया जाएगा। इस फैसले ने सबको निशब्द कर दिया। यह सिर्फ न्याय नहीं था, यह न्याय से भी बढ़कर था। यह करुणा थी, यह सम्मान था, यह इतिहास को समझने की दृष्टि थी। अकबर ने कानून तोड़ा नहीं बल्कि उसे और ऊंचा उठा दिया था। उन्होंने दिखाया कि न्याय का दिल भी होता है। प्रकरण 5, न्याय की सच्ची आत्मा। उस दिन के बाद सल्तनत की न्याय व्यवस्था में एक नया अध्याय जुड़ा, विवेक का सिद्धांत। न्यायाधीशों को यह निर्देश दिया गया कि वे फैसला सुनाते समय कानून के अक्षरों के साथ साथ मामले की आत्मा, परिस्थितियों और मानवीय पहलुओं पर भी विचार करें।
इसका यह मतलब नहीं था कि अपराधियों को छोड़ा जाने लगा, बल्कि सजा का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि सुधार करना भी बन गया। भूखे चोर को जेल के साथ साथ काम और रोजगार का अवसर दिया जाने लगा। कर्जदार किसान को मोहलत और सहायता दी जाने लगी। न्याय का चेहरा अब सिर्फ सख्त और कठोर नहीं रहा, उसमें दया और समझ की झलक भी आ गई। लोगों का व्यवस्था पर विश्वास और भी गहरा हो गया। वे अब न्याय के मंदिर में डर से नहीं, बल्कि एक अभिभावक के पास जाने जैसी भावना से आते थे। शाम को जब अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे, अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे फिर से एक नया सबक सिखाया। मैंने न्याय का ढांचा तो खड़ा कर दिया था, पर मैं उसकी आत्मा को भूल रहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, न्याय और दया एक ही पक्षी के दो पंख हैं। सिर्फ एक पंख से पक्षी उड़ान तो भर सकता है, पर आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। सल्तनत को महान बनाने के लिए सख्त कानून भी चाहिए और एक दयालु दिल भी। आज आपने साबित कर दिया कि आपके पास दोनों हैं। अकबर ने दूर क्षितिज पर डूबते सूरज को देखा। आज उन्हें अपनी सल्तनत पहले से कहीं ज्यादा पूर्ण और शक्तिशाली महसूस हो रही थी। उन्होंने समझ लिया था कि सबसे बड़ा बादशाह वह नहीं जो सिर्फ सही और गलत का फैसला करे, बल्कि वह है जो यह समझे कि कभी कभी न्याय करने का सबसे अच्छा तरीका माफ कर देना होता है। यह ज्ञान ही अकबर के न्याय की असली विरासत बनने वाला था। निश्चित रूप से कहानी अब न्याय और दया के संतुलन से आगे बढ़कर एक और भी गहरे और व्यक्तिगत प्रश्न की ओर बढ़ेगी। शासक का व्यक्तिगत न्याय और सल्तनत के न्याय के बीच का टकराव। शीर्षक, बादशाह का द्वंद्व। प्रकरण 1, शहजादे का अपराध। कई साल बीत गए। न्याय का हृदय वाला सिद्धांत सल्तनत की रगों में खून की तरह दौड़ने लगा था। अकबर अब एक परिपक्व और शांत शासक बन चुके थे, जिन्हें अपनी बनाई हुई व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। उनके बेटे शहजादे सलीम अब एक नौजवान और जोशीले युवक थे। वह एक बहादुर योद्धा थे, कला के पारखी थे, लेकिन साथ ही उनमें एक राजकुमार होने का अहंकार और बेसब्र स्वभाव भी था। एक दिन आगरा की गलियों में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस शांतिपूर्ण व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। शहजादा सलीम अपने दोस्तों के साथ शिकार से लौट रहे थे। वे घोड़ों पर सवार थे और मस्ती में धुत थे। शहर के तंग बाजार से गुजरते हुए उनका घोड़ा एक कुम्हार रहीम की दुकान से टकरा गया। रहीम के सैकड़ों मेहनत से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गए। रहीम अपनी जिंदगी भर की मेहनत को मिट्टी में मिलते देख बौखला गया। उसने आगे बढ़कर शहजादे का रास्ता रोक लिया और चिल्लाया, अंधे हो क्या शहजादे? मेरी पूरी दुकान उजाड़ दी। तुम्हें इसका हर्जाना देना होगा। शहजादे सलीम, जो नशे और घमंड में चूर थे, एक मामूली कुम्हार द्वारा अपना रास्ता रोके जाने से आगबबूला हो गए। तेरी यह जुर्रत कि तू शहजादा सलीम का रास्ता रोके, वह चिल्लाए। उन्होंने अपने कोड़े से रहीम पर वार करना शुरू कर दिया। रहीम लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब रहीम की जवान बेटी फातिमा अपने पिता को बचाने के लिए दौड़ी तो शहजादे के एक दोस्त ने उसे धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर पास के एक पत्थर से टकरा गया और वह भी बेहोश हो गई। यह सब भरी भीड़ के सामने हुआ। लोग स्तब्ध और भयभीत थे। यह शहंशाह के अपने बेटे का आतंक था। शहजादा सलीम और उनके दोस्त हंसते हुए वहां से चले गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। प्रकरण 2, न्याय की जंजीर और पिता का दिल। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। लोगों में फुसफुसाहट होने लगी, क्या अकबर का न्याय शहजादे के लिए भी वैसा ही है जैसा हमारे लिए? या कानून महल की दीवारों के बाहर ही लागू होता है?
लहूलुहान रहीम अपनी बेटी को गोद में उठाए सीधा महल पहुंचा। उसने उस न्याय की जंजीर को खींचा जिसे खींचने की हिम्मत अब तक किसी ने शहजादे के खिलाफ नहीं की थी। घंटी की आवाज ने अकबर के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। जब उन्हें पूरी घटना का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह उनकी पूरी जिंदगी की कमाई, उनकी न्याय की व्यवस्था पर सीधा हमला था। और हमलावर कोई और नहीं, उनका अपना बेटा, सल्तनत का भावी वारिस था। एक तरफ वह एक पिता थे जिनका दिल अपने बेटे की गलती पर पर्दा डालने को कह रहा था। वह जानते थे कि सलीम को सजा देने का मतलब सल्तनत के भविष्य पर सवालिया निशान लगाना है। दूसरी तरफ वह शहंशाह हिंद थे जिन्होंने अपनी प्रजा से निष्पक्ष न्याय का वादा किया था। अगर आज वह चूक गए तो अकबर का न्याय एक मजाक बनकर रह जाएगा। यह अकबर की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। यह एक बादशाह के रूप में उनके कर्तव्य और एक पिता के रूप में उनके प्रेम के बीच का द्वंद्व था। उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर के चेहरे पर ऐसी पीड़ा और असमंजस थी जो बीरबल ने पहले कभी नहीं देखी थी। बीरबल, अकबर की आवाज में एक अनजानी कमजोरी थी। अब मैं क्या करूं? एक तरफ मेरा बेटा है, दूसरी तरफ मेरा वादा। मैं किस रास्ते पर चलूं? बीरबल ने एक गहरी सांस ली। वह जानते थे कि आज उनके शब्द सल्तनत का भविष्य तय करेंगे। जहां पनाह, उन्होंने बहुत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आज आप सिर्फ बादशाह या सिर्फ पिता नहीं हो सकते। आज आपको इन दोनों से ऊपर उठना होगा। आज आपको न्याय स्वयं बनना होगा। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। मतलब यह हुजूर, बीरबल ने समझाया, कि यह फैसला न तो एक गुस्से वाले बादशाह को करना है, न ही एक प्यार करने वाले पिता को। यह फैसला उस अकबर को करना है जो इतिहास में जिया जाएगा। वह अकबर जो अपनी प्रजा की नजरों में ईश्वर का प्रतिनिधि है। सोचिए, अगर आज आप अपने बेटे को बचाते हैं तो आप एक पिता के रूप में शायद जीत जाएं, लेकिन एक बादशाह के रूप में हमेशा के लिए हार जाएंगे। और अगर आप उसे कानून के अनुसार सजा देते हैं तो आप एक बादशाह के रूप में तो जीतेंगे, लेकिन प्रजा यह भी देखेगी कि बादशाह अपने बेटे के लिए भी उतना ही कठोर है जितना दूसरों के लिए। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है। प्रकरण 3, अनूठा मुकदमा। अगले दिन दीवान-ए-कास में एक ऐसा दरबार लगा जैसा पहले कभी नहीं लगा था। कटघरे में शहजादा सलीम खड़े थे, जिनका नशा और घमंड अब उतर चुका था। फरियादी की जगह पर रहीम और उसकी बेटी फातिमा खड़े थे। लेकिन न्यायाधीश की गद्दी पर अकबर नहीं बैठे। वह गद्दी काली थी। अकबर स्वयं नीचे, फरियादी और अपराधी के बीच में, जमीन पर बिछे कालीन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी शाही पगड़ी और तलवार उतारकर अपने सामने रख दी। पूरा दरबार हैरान था। यह क्या हो रहा था? अकबर ने अपनी नजरें झुकाकर कहा, आज मैं यहाँ शहंशाह के रूप में नहीं बैठा हूँ। आज मैं यहाँ एक ऐसे पिता के रूप में बैठा हूँ जिसका बेटा अपराधी है। मैं न्याय करने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दिल मेरे फैसले पर असर डाल सकता है। इसलिए आज न्याय कोई और करेगा। उन्होंने दरबार के 5 सबसे बुजुर्ग और सम्मानित सदस्यों, जिनमें विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग शामिल थे, की एक पंचायत बनाने का आदेश दिया। यह पंचायत इस मामले की सुनवाई करेगी और जो भी फैसला सुनाएगी वह मुझे और मेरे बेटे दोनों को मंजूर होगा। यह एक अभूतपूर्व कदम था। बादशाह ने स्वेच्छा से अपनी न्याय करने की शक्ति का त्याग कर दिया था ताकि न्याय निष्पक्ष हो सके। पंचायत ने सुनवाई शुरू की। गवाहों ने जो देखा था सच सच बयान किया। शहजादा सलीम ने भी शर्म से सिर झुकाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब सजा सुनाने की बारी थी।
यह एक बहुत ही नाजुक क्षण था। अगर पंचायत बहुत हल्की सजा देती तो लगता कि वे बादशाह को नाराज करने से डर गए। अगर वे बहुत सख्त सजा देते तो शहजादे के भविष्य का क्या होता? पंचायत के मुखिया, एक बुजुर्ग सूफी संत, ने फैसला सुनाया। प्रकरण 4, न्याय जो घाव भरता है। पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि शहजादा सलीम ने 3 गुनाह किए हैं। सूफी संत ने अपनी शांत आवाज में कहा। पहला गुनाह, एक करीब कुम्हार का नुकसान करना। इसके लिए शहजादे को शाही खजाने से नहीं बल्कि अपने निजी खर्चों से, अपनी जेब से रहीम के बर्तनों की कीमत का 10 गुना हर्जाना देना होगा। दूसरा गुनाह, एक निहत्थे नागरिक पर ताकत का इस्तेमाल करना। इसके लिए शहजादा सलीम उसी बाजार में, उसी जगह पर भरी भीड़ के सामने रहीम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। और तीसरा और सबसे बड़ा गुनाह, सल्तनत के भविष्य के बादशाह होकर अपनी प्रजा का विश्वास तोड़ना। इस गुनाह की सजा सबसे बड़ी होगी। शहजादा सलीम अगले 6 महीने तक एक आम सैनिक के रूप में सल्तनत की सबसे दूर और मुश्किल सीमा चौकी पर सेवा देंगे। वह वहां बिना किसी शाही सुविधा के रहेंगे, आम सैनिकों के साथ खाएंगे, सोएंगे और सरहद की हिफाजत करेंगे। यह सजा उन्हें यह सिखाएगी कि एक नागरिक की जिंदगी क्या होती है और सल्तनत की रक्षा का असली मतलब क्या होता है। यह एक ऐसा फैसला था जो सजा भी था और सीख भी। इसमें दंड भी था और सुधार भी। इसने शहजादे के अहंकार को तोड़ा लेकिन उसके सम्मान को पूरी तरह कुचला नहीं। इसने रहीम को इंसाफ भी दिया और शहजादे को एक बेहतर इंसान बनने का मौका भी। अकबर ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उन्होंने पंचायत के फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार किया। शहजादा सलीम ने भी फैसला कबूल किया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। प्रकरण 5, बादशाह की असली जीत। उस दिन जब शहजादा सलीम ने भरी भीड़ के सामने रहीम से माफी मांगी तो लोगों ने शहजादे का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उनकी आंखों में अपने भविष्य के बादशाह के लिए एक नया सम्मान पैदा हुआ। जब अकबर ने अपने बेटे को एक आम सैनिक के रूप में विदा किया तो वह एक हारे हुए पिता नहीं बल्कि एक जीते हुए बादशाह लग रहे थे। उस शाम बीरबल अकबर के पास आए। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं समझा कि न्याय का शिखर क्या है। न्याय का शिखर वह नहीं है जब बादशाह सही फैसला करे। न्याय का शिखर वह है जब बादशाह यह स्वीकार कर ले कि वह भी गलत हो सकता है और व्यवस्था को अपने से भी ऊपर रखे। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, आज आपने सिर्फ एक मुकदमे का फैसला नहीं किया, आज आपने अपनी सल्तनत की आत्मा को बचाया है। आपने अपनी प्रजा को यह विश्वास दिलाया है कि इस सल्तनत में कानून का राज है, किसी व्यक्ति का नहीं, चाहे वह शहजादा हो या स्वयं शहंशाह। आज आपने अपने बेटे को एक सजा दी है, लेकिन अपनी सल्तनत को अमरता का वरदान दिया है। अकबर ने महसूस किया कि आज वह अपने सबसे बड़े द्वंद्व पर विजय पाकर एक शासक के रूप में पूर्ण हो गए थे। उन्होंने सीखा था कि एक बादशाह की असली ताकत फैसला सुनाने में नहीं बल्कि न्याय को खुद से भी बड़ा मानने में है। और यही वह विरासत थी जो वह सलीम और आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाना चाहते थे। निश्चित रूप से कहानी अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश करती है, जहां यह व्यक्तिगत न्याय से उठकर समय, विरासत और ज्ञान के चक्र पर केंद्रित होती है। यह एक तरह का उपसंहार है जो दिखाता है कि अकबर के ज्ञान की यात्रा का अंतिम परिणाम क्या हुआ। शीर्षक, ज्ञान का उत्तराधिकार। प्रकरण 1, समय का पहिया। कई वर्ष और बीत गए। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। शहंशाह अकबर अब बूढ़े हो चले थे। उनके चेहरे पर सल्तनत चलाने की थकान और अनुभव की गहरी रेखाएं थीं। उनकी दाढ़ी और बाल चांदी की तरह सफेद हो गए थे,
लेकिन उनकी आंखों में ज्ञान की वही चमक बरकरार थी। शहजादा सलीम सीमा पर अपनी सजा पूरी कर एक बदले हुए इंसान के रूप में लौटे थे। उन्होंने वहां एक आम सैनिक की कठिनाइयों, दोस्ती और कर्तव्य की भावना को करीब से महसूस किया था। उनमें से बचपना और अहंकार जा चुका था और उसकी जगह एक गंभीर और समझदार राजकुमार ने ले ली थी। वह अब अपनी प्रजा के दुख दर्द को बेहतर समझते थे और अकबर के न्याय के सिद्धांतों का दिल से सम्मान करते थे। बीरबल भी अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां शरीर थकने लगता है, लेकिन बुद्धि और भी पैनी हो जाती है। वह अब अकबर के सिर्फ सलाहकार नहीं, बल्कि एक ऐसे मित्र थे जिनके साथ वह जीवन के गहरे रहस्यों पर चर्चा करते थे। एक शाम अकबर और बीरबल आगरा के किले की उसी छत पर बैठे थे जहां उन्होंने अनगिनत सूर्यास्त साथ देखे थे। यमुना नदी शांत बह रही थी और डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी पानी पर एक रास्ता बना रही थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, बीरबल देखो, जिंदगी भी इस डूबते सूरज की तरह है। एक दिन इसे अस्त होना ही है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सल्तनत को मजबूत बनाने, न्याय स्थापित करने और ज्ञान प्राप्त करने में लगा दी। लेकिन अब मेरे मन में एक आखिरी सवाल है, शायद सबसे मुश्किल सवाल। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, उनकी आंखों में पूछने का भाव था। मेरा सवाल यह है, अकबर ने कहा, कि मेरी विरासत क्या होगी? क्या लोग मुझे सिर्फ एक विजेता के रूप में याद रखेंगे जिसने देश जीते, या एक ऐसे बादशाह के रूप में जिसने महल बनवाए, या फिर यह सब मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा? मैं यह कैसे सुनिश्चित करूं कि न्याय और ज्ञान की जो लौ हमने मिलकर जलाई है, वह मेरे बाद भी जलती रहे? यह एक शासक का अपनी नश्वरता और अपनी विरासत को लेकर सबसे बड़ा डर था। यह सवाल किसी बाहरी दुश्मन या आंतरिक साजिश से नहीं, बल्कि समय के क्रूर सत्य से उपजा था। प्रकरण 2, आखिरी परीक्षा। बीरबल कुछ देर चुप रहे। फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपके इस सवाल का जवाब भी एक कहानी में ही छिपा है, और यह कहानी आपको खुद लिखनी होगी। यह आपकी आखिरी परीक्षा है। कैसी परीक्षा? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, अगले कुछ हफ्तों के लिए आप शहंशाह नहीं रहेंगे। आप अपनी शाही पहचान, अपनी पगड़ी, अपना सिंहासन सब कुछ त्याग देंगे। आप एक आम इंसान अब्दुल्ला का भेष धरेंगे, और मैं आपका मित्र, एक साधारण यात्री ज्ञानचंद बनूंगा। हम दोनों अपनी सल्तनत की राजधानी, इसी आगरा शहर की गलियों में घूमेंगे, यह देखने के लिए कि जो बीज आपने बोए थे वे पेड़ बने भी हैं या नहीं। हम अपनी विरासत को अपनी आंखों से देखेंगे, किसी दरबारी की कुशामत से नहीं। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। यह अपनी जिंदगी भर के काम का मूल्यांकन करने का सबसे सच्चा तरीका था। अगले दिन भोर होने से पहले दो साधारण दिखने वाले बुजुर्ग अब्दुल्ला और ज्ञानचंद आगरा के किले से चुपचाप निकल पड़े। प्रकरण 3, विरासत की खोज। वे शहर के बाजारों में घूमे। उन्होंने देखा कि व्यापारी बिना किसी डर के अपना माल बेच रहे थे। उन्होंने दो व्यापारियों को किसी लेनदेन पर बहस करते देखा, लेकिन लड़ने के बजाय वे कह रहे थे, चलो शहर के काजी के पास चलते हैं, वही सही फैसला करेंगे। अकबर, अब्दुल्ला के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लोगों का व्यवस्था पर विश्वास कायम था। वे एक गांव की चौपाल पर पहुंचे। वहां एक जमींदार और एक किसान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। लेकिन वे तलवारें नहीं, बल्कि दलीलें चला रहे थे। गांव का मुखिया अकबर के बनाए न्याय पंचायत के नियमों के अनुसार उनकी सुनवाई कर रहा था। अंत में उन्होंने एक ऐसा समाधान निकाला जो दोनों को मंजूर था। अकबर ने देखा कि न्याय की भावना अब सिर्फ महल तक सीमित नहीं, बल्कि गांवों की जड़ों तक पहुंच चुकी थी।
सबसे मार्मिक दृश्य उन्हें एक मदरसे में देखने को मिला। वहां एक मौलवी बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन वह सिर्फ कुरान की आयतें नहीं रटा रहे थे। वह बच्चों को गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन भी पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, शहंशाह अकबर कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो सवाल पूछना सिखाए, न कि सिर्फ जवाब मानना। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है, उसका इस्तेमाल करो। यह सुनकर अकबर की आंखें भर आईं। यह ज्ञान का वही विचार था जिसे उन्होंने दीन इलाही और इबादत खाना की बहसों के जरिए प्रोत्साहित किया था। वह विचार अब अगली पीढ़ी तक पहुंच रहा था। प्रकरण 4, शहजादे का न्याय। उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव दीवान-ए-आम था, जहां उस दिन शहजादा सलीम लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। अकबर और बीरबल आम लोगों की भीड़ में पीछे खड़े हो गए, उन्हें कोई पहचान नहीं सका। एक जटिल मामला पेश हुआ। एक महिला ने आरोप लगाया कि एक प्रभावशाली दरबारी ने उसके पति को झूठे मुकदमे में फंसाकर उसकी जमीन हड़प ली है। दरबारी अपने पद के घमंड में आरोपों को खारिज कर रहा था। अकबर ने अपनी सांस रोक ली। यह सलीम की परीक्षा थी। क्या वह अपने पिता की अनुपस्थिति में एक ताकतवर दरबारी के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा? सलीम ने दोनों पक्षों को धैर्य से सुना। फिर उन्होंने उस दरबारी से कुछ ऐसे तीखे और बुद्धिमानी भरे सवाल पूछे कि उसकी चोरी पकड़ी गई। सलीम ने न सिर्फ उस महिला को उसकी जमीन वापस दिलाई, बल्कि उस दरबारी को उसके पद से बर्खास्त कर दिया। फिर उन्होंने जो कहा, उसने अकबर के दिल को छू लिया। सलीम ने कहा, मेरे वालिद शहंशाह अकबर ने हमें सिखाया है कि सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना उसकी प्रजा का विश्वास है, और जो कोई भी इस विश्वास को तोड़ता है वह सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे वह कोई भी हो। भीड़ ने शहजादा सलीम जिंदाबाद के नारे लगाए। अकबर अब और नहीं रुक सके। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो पहले से ही मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था। प्रकरण 5, सूर्यास्त और सूर्योदय। उसी शाम अकबर और बीरबल वापस उसी छत पर थे। सूरज अस्त हो रहा था, लेकिन आज अकबर के मन में कोई डर या बेचैनी नहीं थी। तुम सही थे बीरबल, अकबर ने कहा। मेरी विरासत न तो किलों में है, न जीती हुई लड़ाइयों में। मेरी असली विरासत लोगों के दिलों में बसे न्याय के विचार में है। मेरी विरासत उस व्यापारी के विश्वास में है, उस किसान की दलील में है, उस मदरसे में पूछे जा रहे सवालों में है, और सबसे बढ़कर मेरे बेटे के इंसाफ में है। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं यह लौ जला रहा हूं, लेकिन आज मैंने देखा कि यह लौ अब मशाल बन चुकी है और इसे थामने के लिए हजारों हाथ तैयार हैं। एक सूरज डूब रहा है, लेकिन दूसरा सूरज उगने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह एक व्यक्ति की जिंदगी भले ही खत्म हो जाए, लेकिन अच्छे विचार और नेक काम हमेशा जिंदा रहते हैं। आपने सिर्फ एक सल्तनत पर राज नहीं किया, आपने लोगों को सोचने का एक नया तरीका दिया है। यही एक बादशाह का सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी विरासत है। दोनों मित्र चुपचाप डूबते सूरज को देखते रहे। हवा में एक गहरी शांति थी। अकबर को अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। उनकी ज्ञान की खोज, जो एक मुश्किल सवाल से शुरू हुई थी, आज एक गहरे संतोष पर आकर पूरी हुई थी। वह जानते थे कि उनका जीवन सफल रहा, और इस तरह अकबर और बीरबल की यह महाकहानी खत्म होती है। यह सिर्फ मजेदार किस्से नहीं, बल्कि शासन, न्याय, ज्ञान और मानवता के गहरे सिद्धांतों की एक यात्रा है, जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी।